लेकिन समस्या ये है कि सब जानते हैं, लेकिन जब फलित करने की बात आती है, जब फलित की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, हम सोचना शुरू कर देते हैं कि फलित करना स्टार्ट कहां से करना है। जैसे कि मान लो 12 राशियां नाम याद है हम लोग, 12 राशियां पता है, 9 ग्रह पता है, 12 भाव पता है, 12 भाव के कार तत्व भी पता है, सब कुछ पता है। सब कुछ पता होने के बावजूद, मतलब हमको समझिए, बेसिक है ना एस्ट्रोलॉजी का, बेसिक क्या है कि हमें 12 राशियां पता हो, 12 राशियों के बारे में विस्तार से पता होना चाहिए, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर सभी जानते हैं। 12 ग्रहों के बारे में पता होना चाहिए, वो भी सारे एस्ट्रोलॉजर मैक्सिमम जानते हैं, सारे 9 ग्रहों के बारे में। नेपच्यून प्लूटो को तो बहुत ही रियर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उनको छोड़ देते हैं। मतलब प्लूटो है, नेपच्यून है, इनको बहुत रियर कोई इस्तेमाल करता है, तो इसलिए 9 ही ग्रह हम मान के चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमें 12 भाव के बारे में मालूम है, उनके कारतत्व भी पता है। अब सब कुछ पता है, कॉम्बिनेशन भी पता है कि किस ग्रह की युति किससे होगी तो क्या होगा, ये भी पता है। सारी बातें पता है, लेकिन जब चार्ट सामने आता है, अब ये समस्या आती है कि हम शुरुआत करें कहां से। सभी प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि सर हम पुरानी घटना बताएं। दूसरा प्रश्न आता है हम नई घटना बताएं। तीसरा प्रश्न आता है करंट का तत्काल का गोचर देखें। चौथी घटना आती है कि जो प्रश्न कर रहा है व्यक्ति उसके बारे में बताएं, जो प्रश्न पूछ रहा है वो। मतलब मेरे पास डेली कॉल आता है, मैसेज आता है, गुरुजी हम लोग इतना पढ़ रहे हैं, सब नॉलेज है, लेकिन चार्ट भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, फलित भी कर रहे हैं, लेकिन जब चार्ट सामने आता है ना, तो ये भूल जाता है कि हमें शुरुआत कहां से करनी है। तो आज के जो मुख्य दर्द है ना आप लोगों का, राम राम मोनिका जी, हम गुरुदेव समझ रहे आज हैं आप लोगों की मुख्य तकलीफ है जो ये, आज यही विषय लेके हम चल ये रहे हैं। मुख्य तकलीफ आज मेरे मन में सुबह से ही चल रही थी। मैंने कहा पढ़ना आता है, लेकिन ये युतियां, ये जो आपने सारे दर्द एक साथ ही बता दिए आज। तो ये सबके साथ है, चाहे आप लाल किताब जानते हो, केपी जानते हो, कोई भी दुनिया की पद्धति जानते हो, तो सबसे ज्यादा समस्या यहीं पर आती है कि जब चार्ट सामने आ गया। अब मान लीजिए चार्ट का मतलब नॉर्मल चार्ट, अगर आप फ्री ऑफ कास्ट फलित करते हो, मतलब आप पैसा नहीं लेते हो, उस केस में क्या है कि थोड़े 2-4 पॉइंट आगे पीछे बताओगे, सामने वाला कहेगा अरे चलो पंडित जी ने पैसा नहीं लिया, गुरुजी ने कोई चार्ट छोड़ लिया है, जो बता दिया बहुत बता दिया। समस्या कब आती है, जब आप एक अच्छा खासा क्लाइंट से चार्ज करते हो, और जब बताने की बात आती है तो आप खोजना शुरू कर देते हो कि शुरू कहां से करना है। तो क्लाइंट क्या समझेगा, और उसको क्या चाहिए, जब आपको वो पे कर रहा है तो इसका मतलब वो पूरा ये मान के सेट रखता है माइंड में कि भाई आप जो बताओगे ना, वो मतलब आनंदित हो जाएगा, बिल्कुल सुनते ही उसको डायरेक्ट हिट होगा कि वाह क्या नॉलेज है आपका। मतलब इतना वो प्रफुल्लित हो जाना चाहिए कि एक चार्ट आपके प्रेशर से लेके आए, अरे भैया फलित करा लीजिए। एक चार्ट आ गया आपके व्यवहार से, जुगाड़ से, रिश्तेदारी नातेदारी दोस्ती यारी से आ गया, आपके परिचय से आ गया, किसी मिलने वाले का था कि पंडित जी बड़ा बढ़िया फलित करते हैं। एक चार्ट तो जोड़ जुगाड़ से आ सकता है, लेकिन एक चार्ट के बाद दूसरा चार्ट कभी भी जुगाड़ से नहीं आता है। एक बार क्लाइंट को आप खुश नहीं कर पाए तो क्लाइंट दूसरा चार्ट कभी नहीं लेके आएगा, सबसे बड़ी मेन समस्या ऐसा ही होता है ना। आप लोग देखो, कभी भी चार्ट फलित करते हो, बताते किसी को, तो समस्या क्या है कि अगर वो हैप्पी हो गया तब तो उम्मीद है कि दूसरी बार आएगा, हैप्पी नहीं है तो फिर क्या कहेगा, अरे बोले पैसा बर्बाद हो गया, टाइम भी बर्बाद हो गया, कुछ बताता नहीं पाते हैं, कुछ आता जाता नहीं। सबसे बड़ी समस्या है ना। तो हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, दुनिया भर के जितने एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर है सबके साथ ये समस्या है कि हम पढ़ रहे हैं 20 साल से, 20 साल से मार्केट में है, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन क्लाइंट्स की संतुष्टि, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन नहीं। मतलब कि हमारे पास हम मार्केटिंग कर लें या कोई अन्य पद्धति इस्तेमाल कर ले, लेकिन आपकी क्वालिटी को लेकर के मार्केट बनना चाहिए। देखो पैसा, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, मार्केटिंग करो, एडवर्टाइजमेंट करो, लोगों को बुला लो, लेकिन केवल आप क्वालिटी के दम पे अगर मार्केट में टिके हैं, 1 रुपए का भी एक्सपेंस नहीं है। जैसे मेरा है, मेरा क्या है, आज तक मेरे को 12 साल से पढ़ाते हो गया और 1 रुपए मैंने मार्केटिंग में एक्सपेंस नहीं किया। 1 रुपए मतलब एक ना पोस्टर, न वीडियो, न एक सिंगल पैसा खर्च नहीं है, सिर्फ फ्री चलता है। और किस पे चलता है, क्वालिटी के दम पे चलता है। एक एक व्यक्ति के घर से मैंने 16 कुंडलियां फलित की। मतलब लोग एक कुंडली नहीं लेके आते हैं,
यहाँ एक एक घर से 16, 22 पूरा पैकेज, पूरे खानदान भर की आप फलित करिए, आपको 5 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये लीजिए पूरे खानदान की फलित करिए। ऐसे ऐसे पैकेज मुझको मिले केवल क्वालिटी के दम को, पढ़ाना भी क्वालिटी के दम पर। बस जो एक बार पढ़ के जाता है वो 4 लोगों को लेकर आता है कि पढ़ना है तो वहीं पढ़ना है, बाकी कहीं नहीं पढ़ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए प्रोसेस होता है ना। क्या होता है प्रोसेस? आप जब उस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं तो अपने आप आपको समझ में आ जाता है कि हमारी ग्रिप कितनी है। पहली बात ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम क्वालिटी दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, तो उसके जो प्रोसेस, जो पॉइंट है, आज वो सिखाऊंगा। क्योंकि अगर वो चीजें नहीं आप जान पाओगे ना, तो आप क्लाइंट को संतुष्ट करने में, क्लाइंट केवल हाँ हाँ कर देगा। ऐसा देखो होता क्या है, क्लाइंट सामने आप गुरु हो, आचार्य हो, तो आपके मुंह पर आपकी बुराई नहीं करेगा, लेकिन आपसे संतुष्ट भी नहीं होगा, कहेगा हाँ 50-60% उन्होंने ठीक बताया। यहाँ 50-60 का कोई मतलब ही नहीं, यहाँ 100% वाली बात होनी चाहिए। मैं हेल्प करता हूं तो क्लाइंट से कहता हूं भैया पहला शब्द यही है कि जब 100% यथावत मतलब मेरे मुख से निकली हुई एक एक लाइन यथावत सत्य हो, तभी हाँ कहिएगा, अन्यथा मना कर दीजिएगा भैया कुछ नहीं बचता। इस प्रकार गारंटी डंके की चोट पर फलित करिए, एकदम क्वालिटी दे करके, सामने वाला आनंदित हो जाए, मजबूर हो जाए कि मेरी भी फलित करो, मेरे बच्चे की भी फलित करो, भाई की भी करो, बेटी की भी करो, उसके भी ससुराल वालों की करो, सबकी करो। तो ये कब होगा? जब एक सिस्टम भी ध्यान रखेंगे। देखो क्वालिटी क्या है, हमने राशि ग्रह सब पढ़ लिया, सब समझ लिया, लेकिन हमें सिस्टम ही नहीं पता है। हमें किसी की दुखती नस पकड़ना कैसे, वो पता ही नहीं है। हम देखते ही चार्ट हड़बड़ा गए, कांपने लगे, अरे बाप रे बाप, अरे ये तो, और कहीं अगर नॉर्मल आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं। अभी पता चला कोई अरबपति हो, बिलियनियर हो, जिसके हजारों गाड़ियां हो, 150 कंपनियां चलती हो, और मतलब इतना बड़ा आदमी हो जो जहाँ 2-4-10 लाख का टर्नओवर होने के चांसेस हो आपको, तो आपके हाथ पैर वैसे ठंडे हो जाएंगे। बोले इतना बड़ा आदमी आ गया मेरे पास, मेरे जैसा आदमी जो थोड़ा बहुत पैसा लेके देखने वाला, इतना बड़ा आदमी कैसे बताऊंगा, क्या करूंगा। ये जो खौफ है ना, ये खौफ आपके नॉलेज को दबा देता है, आपके ज्ञान के स्तर को कम कर देता है, आपके अंदर भय व्याप्त कर देता है, जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहली बात, गीता कहती है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान लिखा है सम्यक दृष्टि। सन्यासी वो है, ज्ञानी वो है, विद्वान वो है जो सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव इस्तेमाल करता है। मतलब एक रास्ते में आता हुआ भिखारी, कोई गरीब व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है, वो या कितना भी बड़े से बड़ा राजनेता, कितना भी बड़े से बड़ा धनाढ्य, कितना बड़े से बड़ा विद्वान आचार्य आपके सामने आए, सबको समान सम्मान दीजिए, सबके लिए समान दृष्टिकोण अपनाइए, और सबके लिए पैरामीटर भी समान रखिए। जो मंत्री जी हैं तो उनके लिए 2 क्वेश्चन ज्यादा बताने हैं, वो धनवान है तो उनको 4 अच्छा बताना है, गरीब आदमी को थोड़ा कम बताना है। इस प्रकार की भावना नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव। कभी भी फलित करें तो सम्यक दृष्टि, सम्यक भाव को इस्तेमाल करें। मतलब मेरे लिए नजर में एक स्टूडेंट भी वो है, जो फ्री में पढ़ेगा वो भी उतना ही है, जो अरबपति है वो भी उतना ही है, जो सबके लिए समान। तो ये धारणा कब करनी है? अपने स्थान को ग्रहण करने से पहले करनी है। मतलब आप जब फलित करना बैठे, अपना कैमरा ऑन करें या अपना जूम पे है या पर्सनल है, डायरेक्ट है, फेस टू फेस है या यजमान के सामने है, तो माइंड में पहले ही क्लिक कर लेना है, खुद रिमाइंडर कर लेना है कि जो भी व्यक्ति आया है मेरे लिए सामान्य है, मेरे लिए सामान्य है। वो इंडिविजुअल कुछ भी है, अंबानी है, वो कोई भी है, वो XYZ, हमसे मतलब नहीं। मेरे लिए एक सामान्य व्यक्ति है जो अपनी समस्या लेकर आया है, जिसकी समस्या का मुझे समाधान। जब इस प्रकार से आप अपने माइंड को सेट कर लोगे तो क्या होगा, मन में जो एक भय होता है ना कि अरे गलत हुआ तो क्या होगा, खराब हो गया तो क्या होगा, हम जवाब नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, हम इनके चार्ट को रीड नहीं कर पाए तो क्या होगा, ये हमको पैसा कम देंगे तो क्या होगा, मैं दोबारा इनसे क्लाइंट आगे बढ़ा पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, क्या होगा। ये जो 50 क्यों क्वेश्चन है ना, ये समाप्त हो जाएंगे। क्यों? आप बिल्कुल पीसफुल माइंड, कूल माइंड होकर सम्यक दृष्टि के भाव से बैठिए कि भैया जो मुझे आता है उतनी श्रद्धा से मैं समर्पित करूंगा। ये एक मेरे सामने क्लाइंट है, सामान्य व्यक्ति है, XYZ, वो इंडिविजुअल कुछ भी हो, अकेले में कोई भी हो। पहला नंबर पॉइंट यही होता है। कभी भी कुंडली फलित करने बैठे हैं तो सामने वाले की कैटेगरी और डिग्री
उसका ओहदा और पद ध्यान में रखकर कभी भी फलित नहीं करना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट है, नोट कर लीजिए। हमेशा ये याद करके रखना चाहिए कि सामने वाले एक सामान्य व्यक्ति है, दुखी है, दुखियारा है बेचारा, और मैं गुरु हूं, आचार्य हूं, मेरा कर्तव्य है उसके दुख और परेशानी को सॉल्व करना। कभी ये नहीं मानना चाहिए माइंड में कि मेरा प्रेजेंटेशन चल रहा, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं। जैसे उदाहरण के तौर पे मेरे पास आते हैं काफी लोग, इंटरव्यू आते हैं लोग पूछने, इंक्वायरी करने, कहते हैं आप नाड़ी पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही है, कितने साल से पढ़ा रहे हैं, बता दिया भाई, क्या क्या पढ़ाते हैं बता दिया, सब बता दिया। अच्छा ऐसा है, मैं अपना नाम और नंबर भेज दे रहा हूं, अपना डिटेल दे दे रहा हूं, आप 2-4 प्रश्नों के मेरे जवाब दे दीजिए। साफ स्पष्ट मना कर दीजिए, भाई मेरी कैटेगरी इंटरव्यू देने के लिए भी स्थिति में नहीं है, मैं उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं आपको इंटरव्यू दूंगा और आप मुझे जज करो। मैं काबिल ना होता तो आप आते ही नहीं, मैं काबिल हूं तभी आप आए हो। इसका मतलब पहला प्रमाण है कि मुझ में योग्यता है। अब प्रामाणिक तब होगा जब आप सामने क्लास में आओगे या अपनी कुंडली लेकर फलित कराने आओगे। तो कभी भी अपना मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात ये। महिलाओं में खासतौर में अक्सर होता है कि कैसे कुंडली फलित करें, डर जाती है, वो नहीं डरना, भय होने की कोई जरूरत ही नहीं, क्या जरूरत है भयभीत होने का, भय व्याप्त ही नहीं होना चाहिए। आपको एस्ट्रोलॉजी आए या ना ये तो सेकेंडरी मैटर है, वो तो बाद का पार्ट है ना। प्राइमरी पार्ट क्या है कि आपके अंदर भय नहीं होना चाहिए। भय ना होने का एक सबसे बड़ा फायदा है कि जब आप भयभीत नहीं होते हैं तो अपने पक्ष को एकदम बिना किसी शंका के, एकदम स्पष्ट रूप से जो ग्रह कह रहे हैं, जो कुंडली कह रही है, जो भाव कह रहा है, वो स्पष्ट रख देते हैं, सामने बता देते भाई ये है। और वो कंडीशन पहले नंबर 1 है कि आपकी क्वालिटी मेंटेन होना वहीं से स्टार्ट हो जाती है। आप जब स्पष्ट बात कहने लगेंगे, सीधे बताने, फलित करने लगे, कभी भी एस्ट्रोलॉजर को ऐसे फलित नहीं करना चाहिए। हो सकता है ऐसा दिख रहा है, कुछ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। जब एस्ट्रोलॉजर ही सत्ता में है तो सामने वाला तो वैसे भी सत्ता में था। भाई कभी सत्ता शक्ति का कंडीशन कहाँ है? आपने सिद्धांत पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है, कैलकुलेशन पढ़ा है, आपने जितना पढ़ा है आपने बता दिया, यस यही है आपके साथ, यही है और यही हुआ है और यही होगा, सत्ता शक्ति कुछ नहीं। तो जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा ना, तो अगर क्लाइंट सामने से थोड़ा डामाडोल भी हो रहा होगा ना कि मैं इनको हावी हो जाऊंगा, इनको दबा दूंगा, इनको मैं देखता हूँ कितना नॉलेज है, ऐसे कई क्लाइंट आते हैं जो दिमाग में सेट करके आते हैं, अरे मैं आज देखता हूँ कितना जानते हैं, अरे बहुत नाम सुना, आज मैं पता करता हूँ, आज कुछ कर पाते नहीं कर पाते, आज देखता हूँ। क्लाइंट के भी विचार में ऐसे सारे विचार आते हैं, ऐसे खराब विचार होते हैं क्लाइंटों के अंदर। तो वो आप बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जो आपका मोरल टेस्ट और मोरल डाउन करने के लिए आते हैं। कुछ ऐसे बिजनेसमैन, पैसे वाले लोग होते हैं जो सिर्फ टेस्टिंग के लिए, मतलब आपकी डेमो, आपकी योग्यता चेक करने के लिए पैसा खर्च कर देंगे। आप बोलोगे मैं 51,000 रुपए लेता हूँ एक कुंडली का, बोले मुश्किल नहीं, मैं दूंगा 51,000, मेरा चार्ट फलित करो। एक बहुत बड़े हीरा व्यापारी का मैंने चार्ट फलित किया, वो उनके पास पैसे की कमी नहीं, वो हर एस्ट्रोलॉजर जिसके बारे में सुनते हैं उसके पास जाके चेक कराते हैं। मैंने कहा ठीक है, मेरे को पता है, उन्होंने बोला कि सर गुरु जी आप चार्ट देख लीजिए, मैं ठीक है, मैंने बोले पेमेंट, मैंने कहा ठीक है, बताया, उन्होंने भेज दिया, तो अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ, सब कुछ फिक्स हुआ। अब जब चार्ट स्टार्ट किया, अगर मेरे मन में ये होता कि ये इतने बड़े व्यापारी हैं या ऐसे व्यक्ति हैं, मैं क्या बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, तो कभी भी फलित नहीं कर पाते। एकदम सामान्य रह करके पॉइंट टू पॉइंट स्पष्ट बात कही। क्या हुआ, फीडबैक क्या आया? फीडबैक, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों का चार्ट फलित किया, फीडबैक यही आता है कि अरे ये तो वो जानते हैं जो हमने अभी तक आज तक अपने हस्बैंड को नहीं बताया था, अरे ये तो वो जानते हैं जो मेरे खानदान में कोई नहीं जानता, अरे वो जो ये तो वो जान गए जो मैंने आज तक कभी किसी से नहीं शेयर किया। और कई लोग बीच में ही रोक देते हैं, गुरुजी बस करिए, सारी पोल आज ही खोलेंगे क्या? कई लोग बीच में रोक देते हैं कि गुरुजी बस करिए, नहीं तो सारी पोल आज ही खोल देंगे, मतलब कुछ तो छोड़ दीजिए, सारा एकदम ऐसे लाइन टू लाइन आप बताएंगे तो फिर हम तो शर्मिंदा हो जाएंगे। तो पहली बात, खौफ नहीं होना चाहिए मन में। दूसरी बात, अब प्रश्न नंबर 2 आया कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत करने के लिए देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, हर व्यक्ति के जीवन में एक कोई बड़ी समस्या अवश्य होती है। ये बहुत नोट करने वाले पॉइंट है कि कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग नोट नहीं करोगे, खाली सुनोगे, तो बाद में दिमाग से उतर सकता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में एक विशेष समस्या होती है। तो समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं? देखो, समस्याएं सिर्फ 4 प्रकार की होती हैं।
एक समस्या होती है शारीरिक, एक समस्या होती है आर्थिक, एक समस्या होती है सामाजिक, एक समस्या होती है पारिवारिक। सिर्फ 4 समस्या से इंसान जूझता है। तो पॉइंट नोट करो कि जब भी देखना है तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक समस्या पे ही सबसे पहले फोकस करना है। अब समस्या के अंदर कैटेगरी क्या आती है वो मैं बताता हूं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में मैक्सिमम लोगों को दुर्घटना या कोई ना कोई बीमारी अवश्य होती है। जैसे जो धनवान है, बहुत काफी पैसे वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं, उनको किसी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगी, किसी को सर्जरिकल प्रॉब्लम होगी, किसी को कोई ऐसी बीमारी होगी जो सालों से चल रही होगी, किसी को कैंसर होगा। तो सबसे पहले हमेशा आदमी का पेनफुल पॉइंट पकड़ना है। क्या बताना है कि किस वर्ष में किस समय पर आपके साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई थी। शारीरिक में सबसे पहले उसको हेल्थ इशू बताना। सबको समझ में आ रहा है? किसी को ना आए तो हाथ खड़ा करके तुरंत पूछे, सर अभी डाउट। कोई भी डाउट होगा पूछिए, पूछिए मैं बताऊं। ठीक है, तो सबसे पहले कुंडली फलित करना है तो कैसे फलित करना है? चार्ट खोला, ना उनसे पूछिए ना खुद कुछ और बताइए, ना उनसे कुछ पूछिए ना कुछ और। जैसे चार्ट खोलिए सीधा बताइए इस वर्ष में आप स्वास्थ्य संबंधी समस्या से क्या परेशान थे, या आपको इस समय इस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई है। दोनों में से जो बात आप पकड़ सकते हैं जो आपकी ग्रीक। जैसे मैंने चार्ट खोला, मुझे पता था कि ये व्यक्ति क्या कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट इनको बताना है, ये व्यक्ति योग्यता चेक कर सकते हैं, ये व्यक्ति बहुत बड़े हैं, मान लीजिए हम जान गए। तो मैंने क्या किया, मैंने चार्ट खोला, मैंने सीधा बताया 55 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया था आपको, आप हॉस्पिटलाइज हुए थे। सीधा चार्ट खोलते पहला शब्द 55 साल की उम्र में आप हॉस्पिटलाइज हुए थे, आपको हार्ट अटैक हुआ था। बंदे ने तुरंत कहा यस सर, बिल्कुल 55 साल की उम्र में मेरा बहुत खराब गया था, मैं हॉस्पिटल में था, हार्ट अटैक आया। मैंने पहला पॉइंट क्लिक कर दिया। अब उनके माइंड में ये सेट हो गया कि गुरुजी की ग्रिप अच्छी है। अब उनके बाद वहां पर जो आपका एग्जामिन वाला पार्ट था ना, वो धीरे 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 सामने वाला कंट्रोल करने लगेगा। वो आपको अब जज नहीं करेगा, अब धीरे धीरे सुनना शुरू करेगा। देखो, अगर आप पेनफुल समय को नहीं बता पाओगे, किसी के पेनफुल टाइम को नहीं क्लिक करोगे पहले, देखो किसी को बता दो सारी इस साल, बच्चा इस साल, घर इस साल, गाड़ी इस साल, कोई इस कान से सुनेगा इस कान से निकाल देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब समस्याग्रस्त स्थिति को पकड़ कर चलोगे तो वो आपकी बात सुनेगा, और जब सामने वाला आपकी बात सुनेगा ना तो आपकी बातें फोकस करेगा। तब वहां जब सुनेगा, फोकस करेगा और आपकी बातों को विश्वास करेगा और मानेगा ना, तभी आपको सम्मान देगा। समझ में आया? सबसे ज्यादा जरूरी। तो क्या करना है, हमेशा पहला शारीरिक, हमेशा कोशिश करनी है उसके जो मैलिफिक ईयर हैं उसको बताना है, पहला पॉइंट। सभी लोगों को समझ में आ रहा? किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर कुछ डाउट है या नहीं समझ में आ रहा, तो तुरंत हैंड रेज करेगा, हाथ ऐसे कैमरे में भी हाथ उठा देगा तो मैं देख लूंगा, बता दूंगा, है ना। या फिर तो उसमें हाथ वाला सिंबल बना हुआ है। मैक्सिमम लोगों ने तो कैमरा बंद कर रखा है, पता नहीं है कि सो रहे हैं, पता भी नहीं है, जो भी है। तो सर तो कैसे चलेगा मैलेफिक ईयर उनके जीवन का? मैलिफिक ईयर कैसे पता चलेगा? पॉइंट नोट करो, लिखो सब लोग एक लाइन का फार्मूला, एक लाइन में पता चल जाएगा मैलिफिक ईयर। सभी लोग नोट कर लें पॉइंट, एक लाइन का फार्मूला। जी रमेश जी बताइए। हाँ नोट करिए फार्मूला। जब भी प्रथम भाव, छठे भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव से 1, 6, 7, 8 से प्रथम भाव, छठे भाव, सातवें भाव और आठवें भाव, 1, 6, 7, 8 से शनि, राहु या केतु का गोचर होगा
वह समय जीवन का समस्याग्रस्त समय होगा। वह समय जीवन का समस्याग्रस्त समय होगा। अब ट्रांजेक्ट दिमाग में आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ट्रांजेक्ट आपको पता होना चाहिए। ऑलरेडी आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको बेसिकली ट्रांजेक्ट देखना आना, दिमाग में सेट होना चाहिए। जैसे कि मेरे सामने कुंडली आती है तो मैं पिछले 10, 15, 20 साल, 25 साल का सारा ट्रांजेक्ट मेरे दिमाग में सेट हो जाता है कि अगले पिछले 15, 20 साल में राहु कहाँ था, केतु कहाँ था, किस किस हाउस में, किस किस ईयर में आया, ये शनि किस किस हाउस में, ये ऑटोमेटिकली आपके सेंस में आना चाहिए। ये आपका वर्क दिमाग इस तरह करना चाहिए। जैसे कि आप चार्ट सामने रखो ना, मैं चार्ट रखता हूं तो मैं सबसे पहले तुरंत देखता हूं कि पिछले 10 साल में ट्रांजेक्ट क्या था, सारे ग्रहों में मैक्सिमम शनि राहु केतु का ट्रांजेक्ट कहाँ का किसका हाउस में था। अभी जैसे आज चार्ट खुला ना, पिछले 10 साल का सारा ट्रांजेक्ट सिंगल क्लिक में, बिना मतलब पेपर पेन, बिना किसी दिमाग लगाए देखते ही तुरंत मैं जान जाऊंगा यहां से होकर आया है। तो ये साल इसके बेनिफिट थे। पिछले 10-15 साल तो बहुत आसान है पकड़ना, बहुत इजी है भाई। 2.5 साल का शनि है, 18 महीने का राहु केतु है, कितना आसान है। आपको तो खाली हाउस ही काउंट करना है ना इस ट्रांजिट टाइम के हिसाब से, और तुरंत पकड़ लीजिए। अगर 6, 7, 8 से आया है तो आप बता दोगे कि इस हिसाब में। अब वहां 6, 6, 7, 8 के जो प्लेनेट हैं, जो या जॉडिक साइन है, जो उसका लॉर्ड है, उनकी भी पोजीशन को थोड़ा ध्यान रखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट पकड़ लोगे कि भावेश और भाव पर करने वाला गोचर जो ग्रह है, वो दोनों की स्थिति मिलकर के क्या स्थिति क्रिएट हुई, क्या तैयार हुई, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल बता दोगे कि इस साल आप बीमार पड़े थे, इस साल कोर्ट केस हुआ था, इस साल तलाक हुआ था, इस साल पारिवारिक विवाद था, इस साल प्रॉपर्टी चली गई थी, इस साल प्रॉपर्टी आपको मिल गई थी। एक साल 1 मिनट के अंदर आप बता दोगे। करना क्या है, खाली भावेश को और गोचर को मिलाकर फलित कर देना। समय निकालने का तरीका यही है। जो आपका ट्रांजेक्ट है इसको दिमाग में रखिए। मेल्फिक हाउस में सबसे ज्यादा पीड़ा कभी होती है जब 6वां, 7वां, 8वां, ये जो सबसे ज्यादा, और लग्न, इन पर जब पापी ग्रहों का गोचर होता है तो सबसे ज्यादा समस्याएं होती है। ये समझ में आया? चलिए दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है, मैंने पहले बताया शारीरिक समझ लिया आपने, रोग का। शारीरिक होने के बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका आर्थिक। अब फाइनेंशियल, उसकी ओवरऑल लाइफ की पोजीशन। दूसरे पॉइंट में क्या बताना है कि भैया पूरा जिंदगी आपकी कैसे बीत गई, मतलब आप राजा की तरह बिताया है आपने, कि गरीबी में बिताया है, कि संघर्ष के साथ बिताया है, कि आप गरीबी में पैदा हुए थे और आज एक बहुत अच्छी स्थिति में हो। जीवन में किस उम्र के बाद आपने सफलता प्राप्त करना शुरू की, 36 साल के बाद, 40 साल के बाद, 42 साल के बाद, किस वर्ष के बाद आपकी लाइफ गाड़ी जो है ट्रैक पर आना शुरू हुई। इन पॉइंट्स को दोबारा, जो सेकंड नंबर पॉइंट है, इस पर जरूर बताना है। फाइनेंशियली कंडीशन, कोई भी आदमी है, चार्ट देखा तुरंत बताया भैया आपका जीवन तो बड़ा आनंदमय है। देखो, और मैंने क्या कहा, सामने वाले की करंट पोजीशन को जज मत करना कभी भी। जो चार्ट बोले वही बताना। कर सामने वाले करंट पोजीशन को जज करोगे हमेशा फेल हो जाओगे। क्यों? न जाने कितने लोग हैं जो गरीबी में पैदा होकर के करोड़पति अरबपति बन गए, जो गरीबी में पैदा होकर के मिलियनियम बन गए, विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, धनाढ़ हो गए। न जाने कितने धनाढ़ हैं जो आज भीख मांग रहे हैं, गरीबी में आकर। तो करंट पोजीशन को कभी जज करके फलित नहीं करना है। ये नहीं कि आज बहुत बड़ा उद्योगपति मेरे सामने बैठा है तो ये जन्मजात उद्योगपति था या जन्मजात धनवान था, ये नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तुक्का मार के फलित करोगे फेल हो जाओगे। ग्रहों की पोजीशन देखिए, जन्म कालिक चार्ट पर जन्म के समय ग्रह क्या था, आदमी जब पैदा हुआ तो क्या स्थिति थी, किसकी दशा में पैदा हुआ था, किस गोचर पे पैदा हुआ था, उस समय की प्लेनेट की पोजीशन क्या थी, और उसके बाद की गति क्या हुई। मतलब पैदा हुआ तो ये गरीबी में पैदा हुआ कि अमीरी में हुआ, उसके बाद की स्थिति क्या थी, जवानी की स्थिति क्या थी, और इसकी लाइफ की स्टेबिलिटी किस ईयर में, किस उम्र में आकर के इसको स्थिरता प्राप्त होना शुरू हुई है, कि अभी तक नहीं हुई है, अभी आगे जाकर होगी। समझ में आ रहा आप लोगों को? दूसरे नंबर पे हमेशा आर्थिक स्थिति के बारे में बताना चाहिए। ठीक, ये दो स्थिति क्लियर हो जाएगी, आदमी 50% आपके कंट्रोल में। वो कितना बड़ा भी जानकार हो, कितना बड़ा भी अच्छा व्यक्ति हो, नॉलेजेबल हो, आपकी बात सुनने लगेगा।
तुरंत मानने लगेगा। अगर 2 स्थितियां आपने अच्छे से बता दी, सही और सटीक बताई, तो एक्सेप्ट कर लेगा कि आप में दम है, आप जबरदस्त बता रहे हैं, आनंद आ जाएगा उसको। उसके बाद तीसरी स्थिति क्या है? तीसरी स्थिति है हमारी सामाजिक एलिगेशन, आरोप। क्या उसके ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन या आरोप लगा है? समझ में आ रहा आप लोगों को? मतलब जीवन में कोर्ट केस, मुकदमा या कुछ ऐसा हुआ हो, जातक को कभी ऐसी समस्या हुई कि आपके ऊपर कोर्ट केस चला है, मुकदमा चला है, आपके ऊपर नाना प्रकार के विवाद हुए हैं। हमेशा सामाजिक पोजीशन कि आप समाज में पावरफुल व्यक्ति हैं, सामाजिक रूप से गरीब हैं, सामाजिक रूप से समस्याग्रस्त हैं, सामाजिक रूप से परेशान हैं, क्या स्थिति है आपकी, ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। ये हमेशा बताना चाहिए कि आपकी पोजीशन क्या है। मतलब सामाजिक होता क्या है, देखिए कई आदमी ऐसी पोजीशन में होते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन उनके ऊपर कोई ना कोई जीवन में आरोप लग जाता है, एलिगेशन लग जाता है। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, धनवान है, सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा अच्छा, लेकिन उसके ऊपर बेवजह के कोर्ट केस चल रहे हैं, बिना किसी आरोप के ऊपर उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, बिना किसी बात के ऊपर उसके ऊपर फंसा दिया गया, उसको षड्यंत्र में रच दिया गया। तो किसी का भी सामाजिक दायरा क्या है? नंबर 1 दायरा, दायरा मतलब वो सामाजिक व्यक्ति है, अकेले रहना पसंद करता है, बंद कमरे में पसंद करता है, किस प्रकार से रहना पसंद करता है, उसकी लाइफ स्टाइल क्या है समाज को लेकर, और समाज को लेकर उसकी धारणा क्या है, मतलब वो सोचता कैसे, वो धारणा क्या कहती है कि पूरा उसका दायरा एक लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, वो बहुत हाई सोसाइटी के लोगों से मिलता मैच करता है, वो लोअर ग्रेड के लोगों से संबंध बनाता है, किस प्रकार का संबंध है उसका, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। जब ये आप बताओगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। क्यों? अगर उसके ऊपर एलिगेशन है, कोर्ट केस है, जैसे बहुत सारे चार्ट में क्या होता है कि किसी को आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को जिसको पूछना हो हैंड रेज करके फिर पूछिए, क्योंकि आप साउंड नहीं आ रहे। हाँ अर्पणा जी बताइए बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? तो आपकी आवाज आई नहीं है, हेडफोन काम नहीं कर रहा ठीक से आपका, बोलिए। ये 10th और 6th हाउस को देखकर बताएंगे क्या चीज? सामाजिक दायरा और वो सम्मान या नहीं सम्मान। अरे भाव के कार्ड तत्व तो याद किए हैं ना आपने? जी जी, लेकिन तो फिर मतलब तो भाव के कार्ड तत्व के अनुसार सामाजिक दायरा किस भाव से देखा जाता है? नहीं, ये सम्मान तो 10th हाउस से देखते हैं ना सर, इसीलिए हम पूछे हैं कि क्या भाव। सम्मान 10th हाउस से देखा जाता है। सामाजिक दायरा, सामाजिक दायरा क्या चीज है? देखिए यही है ना। अब बताइए, आप कहेंगे कस्टमर खुश नहीं है, कस्टमर खुश कैसे रहेगा? खुद ही को नहीं पता है कि हमने क्या पढ़ा है, क्या आता है। सामाजिक दायरा का मतलब होता है हमारा फ्रेंड सर्किल। अच्छा 11th हाउस। नहीं, गलत बात। फ्रेंड सर्किल का मतलब होता है कि हमारे मित्रों की कैटेगरी क्या है। हम मंत्रियों से मिलते हैं, हम भिखारियों से मिलते हैं, हम उद्योगपतियों से मिलते हैं, हम अपराधियों से मिलते हैं, या समाज के बॉटम से लेकर टॉप तक सबके साथ हमारे संबंध है, उसे सामाजिक दायरा कहते हैं। सामाजिक दायरा तीसरे भाव से देखा जाता है। ओके सर। सामाजिक दायरा हर व्यक्ति का तीसरे भाव में जैसे ग्रह होंगे वैसा ही जातक का सामाजिक दायरा होगा, और जो जॉडिक साइन होगा वहां पर वैसे ही लोग का नंबर ऑफ परसेंटेज ज्यादा होगा। जैसे किसी का कन्या हो तो कन्या की मतलब कन्या लग्न, कन्या राशि हो, या बुध की राशि हो 3 नंबर हो, तो क्या होगा? ऐसे लोगों के संपर्क में कन्याएं अधिक होंगी, छोटे बच्चे, कम उम्र के लोग अधिक होंगे, जिनका उम्र ज्यादा नहीं होगा, जिनको समाज की समझ कम होगी, एक्सपीरियंस कम होगा। अगर किसी के वकील भी हो तीसरे भाव सकते हैं, में, लॉयर भी हो सकते हैं। किसी के तीसरे भाव में सूर्य हो या सूर्य की राशि हो, तो ऐसे क्या करेगा? आईएएस आईपीएस मंत्री, पावरफुल लोगों से मुलाकात करेगा, उनका दायरा उस लेवल पे होगा। राहु केतु का जी। संबंध हो जाए तो अपराधी चोर चोरों का साथ हो जाए।
समझ में आया आप लोगों को? जी सर। हरप्रीत जी कुछ पूछ रहे थे। मैंने कहा थर्ड से राजनेता हो गए ना। नहीं, राजनेता कोई जरूरी थोड़ी ना है। हाँ, पॉलिटिक्स वाले लोग नहीं सर, सामाजिक दायरा, उसको सामाजिक दायरा है। पॉलिटिक्स वाले लोग नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का सामाजिक दायरा का मतलब कि आपके घुलने मिलने वाले लोग किस कैटेगरी के हैं, मतलब आप किस प्रकार के लोगों के साथ मिलना पसंद करते हैं। अब शनि है तो लोग गरीबों से भी मिलते हैं, मिडिल क्लास लोग लोअर क्लास लोगों से भी दोस्ती यारी आपकी रहेगी। शनि सूर्य दोनों है तो अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों से आपके संबंध अच्छे हैं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो जातक का सामाजिक दायरा, और क्या बताना है कि सामाजिक आरोप प्रत्यारोप उसके ऊपर तो नहीं लगा है। एलिगेशन। हाँ, एलिगेशन एलिगेशन तो सिक्स्थ भाव से हुआ तो है ना। देखिए हरप्रीत जी, एलिगेशन 6 हाउस से हुआ, सामाजिक दायरा 3rd हाउस से हुआ, और नेम फेम समृद्धि जो है वो कल प्रसिद्धि वो 10th भाव है। ये सारे कार्ड तो आपको याद करके ही क्लाइंट के सामने बैठना है। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। बस हमको बताने से काम नहीं चलेगा, क्लाइंट को बताना पड़ेगा तब काम चलेगा। सही है, बिल्कुल सही। मैं यहाँ बता रहा हूँ कि किस पैटर्न को फॉलो करना है, किस टेक्निक को 1 by 1 आप करोगे तो सामने वाले क्लाइंट पर अच्छा असर पड़ेगा, वो आपसे जल्दी संतुष्ट हो जाएगा और बिल्कुल सटीक जवाब, आपकी बातों को एग्री कर लेगा, आपके दिए गए उपाय को फॉलो करेगा। वो कब करेगा मैं वो सिखा रहा हूँ, समझ रहे हैं? तो पहला मैंने बताया शारीरिक रोग व्याधि का कोई वर्ष बताइए बिल्कुल सटीक, या कोई बीमारी बताइए बिल्कुल सटीक। जैसे कुछ लोग देखते ही बता देते हैं, एस्ट्रोलॉजर जो नॉलेज वाले हैं वो तुरंत बता देते हैं ये बीमारी है। आप डायरेक्ट बीमारी का नाम लेकर बताते हैं कि आपको शुगर है, आदमी तुरंत सरप्राइज। आपको हार्ट अटैक है, आपको ऐसी बीमारी है, तुरंत सरप्राइज। उसके बाद सेकंड मैंने बताया कि आर्थिक स्थिति बता दीजिए कि आप कहां से आए और कहां जा रहे हैं, आपकी गरीबी अमीरी क्या थी लाइफ की, है ना। उसके बाद आपको सामाजिक दायरा बताना है। सामाजिक दायरा में उसके ऊपर कोर्ट केस है, एलिगेशन है, आरोप है, ये सारी चीजों को देखकर बताना, ठीक है। उसके बाद जब चौथे लेवल पे आप आते हैं तब क्या बताना है? तब बताना है उसके इंटरनल रिलेशन, पारिवारिक रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ? अनैतिक संबंध, एक से अधिक महिलाओं के साथ संबंध, एक से अधिक पुरुषों के साथ संबंध, उस संबंध में होने वाले विवाद, वैवाहिक जीवन कैसा है, पत्नी के साथ संबंध कैसा है, पति के साथ संबंध कैसा है, संतान आपकी आज्ञाकारी है कि दुष्ट है, बच्चे आपको फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, परिवार के बारे में बताइए। फिर बताइए पैतृक संपत्ति आपकी मिलेगी नहीं मिलेगी, पैतृक संपत्ति पे विवाद था नहीं था, पैतृक संपत्ति क्या की कैटेगरी में क्या आता है वो देखिए, है ना। मतलब उसके परिवार की इंटरनल बातों को अब खोलना शुरू करिए। अगर आपने पहले क्लिक में बोले आपकी पत्नी से नहीं बनती है, कोई भी बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसका डिवोर्स हो चुका है ना वो भी नहीं मानेगा, बोलेगा मेरी गलती, बहुत अच्छे संबंध थे हमारे, हम तो अपने मन से इच्छा से अलग हुए, हम तो अपनी इच्छा से अलग हुए, हमारे तो बहुत अच्छे संबंध है। कोई भी बंदा नहीं मानेगा। कभी भी आप बता दोगे कि आप ये थे ऐसे, कभी नहीं कोई माने। कभी भी उल्टी सीक्वेंस को नहीं पकड़ना है। पारिवारिक पहले कर दो, आर्थिक सबसे आखिरी में कर दो, बीमारी बताओ ही नहीं, उसका हेल्थ इशू बताओ ही नहीं, एलिगेशन आरोप सामाजिक दायरा बताओ ही नहीं, या बताओ तो आधा अधूरा बताओ, उस पर प्रयास 2-4 पॉइंट ना बताओ। कभी भी आपकी बात पे कमांड नहीं होगा, ना विश्वास करेगा, ना सामने वाला, ना आपको मतलब तवज्जो ही नहीं देगा आपकी बात को, बस सुनेगा और समझ लेगा कुछ नहीं आता। जब इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे, डायरेक्ट बताओगे भैया ये साल आपके लिए मैलेफिक था,
और वो याद करेगा तो कहेगा हाँ सर इस साल मैं बहुत परेशान रहा, बड़ा बीमारी रही, आरामी रही, मुकदमा रहा, जेल गया, ये गया, मारपीट हुई, कोर्ट केस रहा, ये साल बर्बाद कर दिया। आपने बताया सन 94 में आप बेइंतहा परेशान थे, आप कुछ नहीं बता सकते, साल का नाम ईयर तो बता ही सकते, इस साल ये पड़ा भाई, प्रोजेक्ट तो दिमाग में सेट है ना। बोले सन 94 में आप बहुत परेशान थे, बहुत ज्यादा आपके साथ बहुत सारी नकारात्मक चीजें हुई, आपका बहुत बुरा खास साल गया, बहुत बुरा वर्ष गया। वो जब क्लिक करेगा तो वो बताएगा हाँ इस साल मेरे साथ बहुत हुआ, ये चीज घटनाएं हुई। तब वहां से वो बंदा सुनना शुरू करेगा, वो बंदा आपकी बात को फॉलो करना शुरू करेगा, मानना शुरू करेगा, वहां से लेवल मेंटेन होगा। नहीं तो जब कभी क्लाइंट आता है तो होता क्या, देखो ये ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा, ये क्लाइंट है और ये हम है, एस्ट्रोलॉजर यहाँ होता है, क्लाइंट हमेशा यहाँ होता है। जब स्टार्ट होता है सीन, क्लाइंट हावी होता है हमेशा एस्ट्रोलॉजर के ऊपर, क्यों, उसने पे किया है आपको। जब आपका पहला हिट मारेगा एकदम डायरेक्ट 6 ना, कि इस साल ये आपके साथ हुआ, तो डायरेक्ट आप इस कैटेगरी पे आ जाओगे। पहले हिट पर, दूसरे हिट पर ये हो जाओगे, तीसरे हिट पे ये हो जाएगा, चौथे हिट में आपको पैर पकड़ लेगा, चौथे हिट में वो पैर पकड़ लेगा। गुरुजी एक एक लाइन सच है, क्यों, आपने सिस्टम को फॉलो किया। पहले हमेशा मेलिफिक हेल्थ को लेकर, शरीर को लेकर, शारीरिक, फिर उसके बाद आर्थिक, उसके बाद सामाजिक, उसके बाद पारिवारिक, इस सीक्वेंस को ही फॉलो करके बताना है। मोनिका जी समझ में आ रहा? आपका सबसे बड़ा प्रश्न होता है गुरु जी शुरू कहां से सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि स्टार्टिंग बटन दबाए तो दबाए कहां, समझ में नहीं आता। नहीं गुरुजी, बिल्कुल मेरे मन में सुबह से ये प्रश्न आ रहे थे, देखना भले ही आप धीरे धीरे आएगा, लेकिन हाँ शुरुआत कहाँ से करें। तो अभी समझ में आया शुरुआत कहां से करनी, कैसे सीक्वेंस फॉलो करना है। जी बिल्कुल, पहले शारीरिक, हाँ, कि किस साल बीमार पड़े हैं या किस मेलिफिक ईयर क्या है वो पहले, उसके बाद आर्थिक, हाँ, उसके बाद सामाजिक, हाँ, फिर उसके बाद अंदर पारिवारिक। अब जब ये 4 पॉइंट किस लिए थे, कि वो आपकी बात को समझे, आपको सम्मान दे और आपकी बात को फॉलो करे और वहां आपका वर्चस्व स्थापित हो। ये 4 पॉइंट सिर्फ इसलिए थे बस। और ये 4 पॉइंट कहां से हैं 4 पॉइंट मालूम कहां से हैं? ये 4 पॉइंट पास्ट से है। ये हमने 4 पॉइंट जो बताए कहां से बताए, पास्ट के बताए। तो जब किसी का पास्ट आप एकदम सटीक फलित कर देते हो और इन 4 पैरामीटर पे, तो उसको विश्वास हो जाता है कि आपके पास ओरिजिनल नॉलेज है। गुरुदेव ये सब दशाओं से पकड़ में आता है या चार्ट देखते ही पकड़ में आ जाती है? चार्ट देखते ही पकड़ में आ जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपने बता दिए। अब 4 पॉइंट बताने के बाद ये पास्ट हो गया, तो यहाँ क्या होगा, हमने आपके पास की घटनाएं बता दी। और अच्छा, सबसे एक चीज और बताऊं, हर पॉइंट पे कम से कम, हर पॉइंट पर कम से कम 2 से 3 पॉइंट अवश्य बताएं। जैसे कि अगर कोई हेल्थ ईयर बताया तो उसमें एक हेल्थ ईयर मत बताइए, एक बताने के बाद फिर दूसरा भी बताइए, तीसरा बताइए। कम से कम कोशिश करिए कि 2 तो मिनिमम पकड़ो, 2 हेल्थ ईयर पकड़ो, 2 एलिगेशन कोई पकड़ो, कम से कम 2 कोई फैमिली इशू पकड़ो, पारिवारिक, और कम से कम 2 बार फाइनेंशियल क्राइसिस उसका पकड़ो। मतलब कि कब कब उसको आर्थिक रूप से दिक्कत हुई है, कब जॉब गई होगी, या किस साल पैसे के लिए बहुत तंग हुआ है, परेशान हुआ है, 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गया, कर्ज कब उसके ऊपर बहुत ज्यादा था। ये तो मिनिमम 2-2 लाइनें तो आपको बतानी है। 2 लाइनें बताओ हेल्थ को लेकर के, शरीर को लेकर, 2 लाइनें फाइनेंस को लेकर के, 2 लाइनें उसके सामाजिक दायरों में, 2-3 पॉइंट मतलब सामाजिक दायरों में, और 2 से 3 पॉइंट आपके पारिवारिक लेवल पे आपको बताने हैं। इतना बताओगे तो कम से कम 10 पॉइंट आपके आराम से हो जाएंगे पास्ट को लेकर। अब ये पास्ट के 10 पॉइंट क्लियर हो गए, ठीक। अब जब पास्ट के 10 पॉइंट क्लियर हो गए और आपने सटीकता के साथ बता दिया उसको, तो उसको पूरा विश्वास हो गया। फिर वो आप फिर शुरुआत में जो क्लाइंट आता है ना, तो आपने देखा होगा, आप लोगों ने रीड किया होगा, जब हम चार्ट रीड करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में क्लाइंट बहुत बोलता है,
शुरुआत में आप सोचते हो, ऐसे खोजते हो, अरे क्या हुआ, ऐसे ऐसे करते हो, 50 घंटे आप ऐसे ऐसे करते हो। और क्लाइंट क्या होता है, ये भी बता दीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा, ये भी बता दीजिएगा, अच्छा ये भी देख लीजिएगा। वो इतना ज्यादा बोलता है कि आप और कंफ्यूज हो जाते हो, अरे ये भी बताना है, ये भी। अब दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि क्या बता रहे हैं, दिमाग में ये चल रहा है कि उसके प्रश्न कितने आ रहे हैं। तो ये सब जो चीजें ना, ये भय खत्म हो जाएगा तब जब आप सिर्फ सिस्टम को फॉलो करें। इन चारों को करने के बाद आपकी बात वो चुपचाप सुनेगा, फिर एकदम मुंह पे टेप लग जाएगा उसकी। फिर जब आप बोलोगे तभी, जब ये 4 पॉइंट बोल लेनी है, बता देना है, तो क्या फिर कहना क्या है क्लाइंट से? अब क्या कहना है, मेन बात क्या है कि देखिए मैंने आपके पास्ट की सारी घटनाएं जो मुख्य थी वो बता दी। अगर मैंने पूर्ण रूप से एक एक बात सही कही है तभी हाँ कहिए, अन्यथा अगर कोई डाउट या भ्रम है तो आप मना कर दीजिए। अगर कोई घटना मैंने बताई है और नहीं घटित हुई है या ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, जड़ से साफ है मैटर, तो मैं ये भी देखूंगा कि आपके चार्ट में अगर ये घटना नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, किस कारण से नहीं हुई, किस ग्रह की वजह से नहीं हुई, और वो ग्रह भविष्य में आपको क्या करेगा और क्या नहीं देना देगा और क्या देगा, ये सब बातें मैं देख लूंगा और देखकर आपको सटीक और सही बता पाऊंगा। अगर मेरी कही हुई बात में कहीं भी एक लाइन भी गलत हो या आगे पीछे हो तो आप स्पष्ट कहें। इस प्रकार से आपको क्लाइंट से कहना पड़ेगा, तब वो विश्वास करे। तब वो जब कहे कि नहीं गुरुजी, आपकी कही हुई हर एक बात अक्षर सही है, जैसे जैसे आपने बताया वैसा ही वैसा हुआ है मेरे साथ। इतना कहने के अगर उसने, क्लाइंट ने कह दिया, इसका मतलब क्लाइंट आपके शरणागत हो गया। क्लाइंट क्या हो गया, आपके शरणागत हो गया। अब सब कुछ पास्ट का बता दिया, क्लाइंट भी हैप्पी हो गया, सब सेट हो गया। अब फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर ऐसे नहीं बताना, अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बताओगे फेल हो जाओगे, फिर बनी बनाई खीर पक जाएगी, वो खराब हो जाएगी, उसमें बिल्ली खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब यहां तक सब मेंटेन किया तो आगे भी मेंटेन करके चलना है। कैसे? कभी भी नियम है, अपने मन से कभी किसी को भविष्य नहीं बताना है। एस्ट्रोलॉजी का रूल है, अपने मन से कभी भी तुक्का मार के, ना कैलकुलेट करके, ना अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के चक्कर में कभी भी लाइफ की भविष्य फलित नहीं करना है। क्या करना है? क्लाइंट से पूछना है कि भाई आप बताइए, अब मैंने सब सही सही बताया, सब आपको अच्छा लगा, सब सत्य था, एक एक वचन मेरा सत्य था, अब आप बताइए। अब आप बताइए कि अब आप क्या जानना चाहते हैं। तब वो जो प्रश्न करे, सिर्फ उस प्रश्न का जवाब देना है, एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जहां ओवर स्मार्ट बने वहीं फंस जाओ। अगर उसने कहा कि मेरी जॉब में समस्या है, तो बस इतना ही बताना कि हाँ आपकी जॉब में समस्या है, कब से थी, कब तक रहेगी और कब खत्म हो जाएगी, बस। इसके अलावा तीसरा कोई भी, कि आपका बॉस काला है, आपकी बॉस महिला है, आपके ऑफिस में टेबल लाल रंग का है, बल्ब पीला जलता है, कुर्सी काली है, छत नीली है, पंखा गोल घूमता है, अगर ओवर स्मार्ट बने तो बहुत बेइज्जती हो। कभी भी ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, कभी भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, हमेशा सत्य के साथ रहना है। सच बोलिए, सदा सुनिए, उतना ही बताइए जितने की जरूरत है, ओवर स्मार्ट मत बनिए। कभी भी अगर उसने कहा जॉब में प्रॉब्लम है, तुरंत देखिए, बिल्कुल करेक्ट देखिए, इस भाई आपका इस समय से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, ये डेट, ये तारीख थी, ये महीना था, बकायदा डेट के साथ बताइए। मैं तो सारे फलित डेट से करता हूँ, मेरे तो सारे फलित जितने भी होते हैं इस तारीख को, बिल्कुल डेट बताता हूँ सीधे, इस तारीख इस महीने इस साल को शुरू हुई थी, इस तारीख इस महीने इस साल को खत्म हो जाए। अगर उसके बीच में समस्या ज्यादा है, प्रॉब्लम का गैप ज्यादा है, 2005-10 साल की समस्या है, 2004 साल की समस्या है, तो उस पर उपाय बता दीजिए तुरंत का तुरंत कि आप ये उपाय करो तो आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस की समस्या का समाधान हो जाए। सेकंड क्वेश्चन, वो मैक्सिमम 5 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये भी गारंटेड है। कोई आदमी 40-50 क्वेश्चन नहीं पूछता। कोई भी व्यक्ति कभी भी एस्ट्रोलॉजर के सामने जाके 40-50 प्रश्न नहीं करता। 40-50 प्रश्न तब करता है ना जब आपको जान लेता है कि इनको कुछ नहीं आता। जब जान लेगा कि कुछ नहीं आता तब वो बेवकूफ बनाता, तब क्लाइंट खेलना शुरू कर देता आपके साथ। तो कभी भी
अपने आप को ओवर स्मार्ट मत बनाइए, एकदम ध्यान लगा कर फोकस करके प्रश्न का जवाब दीजिए। जब प्रश्न किया जाए तो जिस बात को पूछा गया है उसको सारी पद्धतियों से देखिए, तब जवाब दीजिए। मतलब गोचर भी देखिए, दशाएं भी देखिए, अष्टक वर्ग देखना जानते हैं तो उसको भी देखिए, सर्वाष्टक जानते हैं तो उसको भी देखिए, अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी फॉलो करिए, योगनी जानते हैं तो उसको भी फॉलो करिए, है ना। अगर डिग्री के अनुसार वर्षफल निकालना जानते हैं तो वो भी फॉलो करिए। जैसे जो है नाड़ी में, मैं तो नाड़ी के आधार पर बता रहा हूँ सारी बातें, नाड़ी में जो जो पद्धतियां हम लोग जानते हैं करते हैं, है ना। ग्रहों के अनुसार, डिग्री के अनुसार, राशि अनुसार, भाव अनुसार कौन कौन सा ग्रह किस किस वर्ष फल देगा, वो सारी चीजें पता है। आप लोगों को भी सिखाया है कि किस वर्ष में कौन सा हाउस फल देगा, रिजल्ट निकालना पहले ही दूसरी क्लास में फार्मूला सिखाया था आप लोगों को, है ना। तो वो सारे पैरामीटर चेक करके तब जवाब दीजिए। वहां 5 मिनट आप ले सकते हो, वहां 5 मिनट ले सकते हो। जब पहले आपने 4 बात 10 बातें 4 पॉइंट पे बढ़िया हिट कर चुके हो तो आपको पर राइट से क्या 5-10 मिनट का समय ले सकते हो आराम से, ठीक। उसके बाद आराम से उस पहले बताइए, कारण का समय स्टार्ट और एंड बताइए और उसकी रेमेडी दीजिए। जब इस प्रकार आप फॉलो करोगे तो वो 5 से 7 सवाल पूछेगा आपसे, मैक्सिमम 7 सवाल, मिनिमम 3 से 4 सवाल तो सभी लोग पूछते हैं, ठीक। इसे पूछता जाएगा, हर बात का अलग अलग पूरा पैरामीटर देखिए, कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, कब क्या हो रहा है, सारी चीजें ध्यान से देखिए, उसके बाद जवाब दीजिए। और जवाब देने के बाद उपाय भी साथ के साथ बताइए। अब कोशिश एक बात ये आती है कि सर उसने 10 सवाल किए तो 10 उपाय बताते हैं, 7 सवाल किए 7 उपाय बताते हैं, ऐसा नहीं। उपाय कैसे बताने हैं कि वो उसकी 4-5 समस्याओं को या 7 समस्याओं को या 10 समस्याओं को अगर एक उपाय से समाधान किया जा सके तो वो उपाय हमेशा बताना। मतलब आपने उपाय बताया और उसने किया और उसके 4 एक की जगह 4 काम बन गए तो अपने आप ही वो संतुष्ट हो जाए। यहां तक क्लियर हुआ, सबको समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछो, कुछ कहना चाहे कोई तो हाथ उठा करके बोल सकता है। मोनालिसा जी कुछ कहना चाहे, विवेक जी कुछ कहना चाहे, मोनिका जी तो लगता है नींद में है, बाकी कोई अगर कुछ कहना चाहे, कोई भी